So here we will see one example in this section. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम एक प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक कि हम लोग टॉस कर रहे हैं 3 कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन में क्या क्या हेड और टेल होगा। तो आज हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, S इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सैंपल स्पेस H H H। या तो तीनों हेड आ जाए, ये केस होगा, या फिर 2 हेड्स 1 टेल, और इसमें ये टेल आपका कहीं भी आ सकता है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे, या तो सेकंड पे और थर्ड पे। यहां पे ये 2 हेड्स वाले हो गए, और इसके बाद कौन सा होगा, 1 हेड, और 1 मोर ऑल टेल्स। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया व्हेन टॉसिंग अ 3 कॉइन। ओके, सो यहां से ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 आउटकम्स आ गए फॉर टॉसिंग अ 3 कॉइन्स। अब हम लोग एक इवेंट ए डिफाइन करते हैं कि जो इवेंट ए है वो क्या है आपका, गेटिंग एग्जैक्ट, यहां पे देखते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स ले लेते हैं हम लोग। एक इवेंट है, उसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 3 आएंगे हमारे पास। ए के लिए जो सेट होगा वो क्या होगा, H H T H T H एंड T H H। ये हमारा इवेंट का एक सेट हो गया, ए इवेंट का सेट हो गया विच इज अ सबसेट ऑफ S। सो यहां पे एक और इवेंट B, मैं एक और इवेंट B ले रहा हूं। B क्या बोल रहा हूं मैं कि B जो है वो क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड ले लेते हैं हम लोग। B जो B इवेंट है वो क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इधर 1 और 2 और 3, 1 या 1 से ज्यादा, 1 और 1 मोर देन 1। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट 1 हेड क्या हो जाएगा हमारे पास, B इवेंट। तो उसका क्या आ जाएगा इस हमारे पास सेट, यहां पे देखेंगे कि एटलीस्ट 1 हेड कहां पे है, यहां पे 1 हेड है, यहां पे भी 1 हेड है, यहां पे भी 1 हेड है, यहां पे 2 हेड है। तो ये आएगा क्या, हाँ ये भी आएगा, क्योंकि हम 1 एंड मोर बोल रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट दिस। तो यहां पे बी का क्या बनेगा, H H H H H T H T H, और यहां पे T H H सो ऑन, यहां पे H, अगर यहां पे फर्स्ट हेड ले लूं, यहां पे सेकेंड, दिस विल बी द सेट फॉर B। यहां पे बस T T T ये बस नहीं आएगा, बाकी सारे आपके आउटकम्स यहां पे B इवेंट में आ जाएंगे उसके सेट में। तो ये भी क्या है, B भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ S ही है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखता हूं व्हेन B हैज अकर्ड, व्हाट इज, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has occurred। हमारा क्या है, B हमारा B इवेंट अकर हो चुका है। अब हम लोग इसमें से A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके लिए 2 मेथड है, पहला मेथड तो क्या है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं।
जो हमें एग्जाम भी करना है, वो क्या होगा, P ऑफ A बाय B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, यही हमने फॉर्मूला लिखा था, ये जो नीचे रहता है वही आता है ना नीचे, यहां पे ये ध्यान रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A एंड B में कौन कौन से कॉमन है देखोगे आप, तो ये क्या है, ये किसका था, गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। तो इसमें से गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स कौन कौन सा है, ये है आपका, ये है और ये है, इसी में 2 हेड्स है, बाकी में तो इसमें 3 आ गए, इसमें 1 है, तो ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली लिखा है, एग्जैक्टली। एटलीस्ट लिखता तो टोटल ले लेते, सारे ले लेते, 1 भी लेते, 2 भी लेते, 3 भी लेते। अगर एटलीस्ट 2 लिखता तो क्या लेते, एटलीस्ट 2 पे सेकेंड मतलब 2 हेड और थर्ड मतलब मोर देन 2 भी लेते, तो 3 हेड वाला भी हमें केस लेना पड़ता। लेकिन यहां एग्जैक्टली 2 बोला है तो हमारे पास 3 ही आउटकम आएंगे, 1, 2 एंड 3। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि A इंटरसेक्शन B कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, A इंटरसेक्शन B की 3 अपॉन, ये टोटल आउटकम कितने हमारे पास 8, ये आ गया। सो अब P ऑफ B कितना होगा, ये कितना होगा P ऑफ B, ये कितने टोटल आउटकम्स कितने, 7 अपॉन 8 हो गया। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाले A इंटरसेक्शन B और दोनों को डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर में, हमारे पास आंसर में आ गया 3/7। तो यही हमारा आंसर है, हमने इस फॉर्मूला का यूज करके हमारा आंसर निकाल लिया। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ये तो फॉर्मूला यूज करके निकाला, जो हमारा पहला मेथड था, जो हमने पहले इंडिविजुअली उसको विजुअलाइज करके निकाला था, वो कैसे निकाला था बताइए, कि इसमें हमारा सैंपल स्पेस अब क्या हो गया, B हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब मैं यहां से P ऑफ A बाय B निकालने के लिए बोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सबकी, 1/8, इसकी भी 1/8, सबकी कितनी है 1/8 है प्रोबेबिलिटीज। सो यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी, हमें क्या पता चला है अभी तक कि हमारा B इवेंट अकर हो चुका है, मतलब ये वाला सैंपल, ये वाला B इवेंट अकर हो चुका है। तो इसके अंदर कितने आउटकम है, 7 आउटकम्स है। तो ये तो नहीं पता ना कि कौन सा हमारे पास आया है आउटकम, कौन सा आउटकम हमारे पास आया है, ये तो नहीं पता है। बस अभी इतना पता है कि जो भी आउटकम आया है वो इस B वाले सेट से आया है, जो B वाले अंदर में है उन्हीं में से ही हमारा जो आउटकम है वो होगा। तो यहां पे इन सब की इंडिविजुअल इस टी मतलब फर्स्ट टाइम टेल, सेकेंड टाइम टेल एंड थर्ड टाइम हेड, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हेन B हैज अकर्ड, तो ये कितना होगा 1/7 होगा। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी 1/7, क्योंकि यहां पे टोटल 7 एलिमेंट्स हैं और एक की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7 होगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1/7 इंडिविजुअल एक के आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P ऑफ A बाय B। सो A क्या है आपका एग्जैक्टली 2 हेड, तो इसमें से एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन 7 आउटकम्स में से, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3/7 डायरेक्ट आ गया। यहां से जब हम लोग इसको विजुअलाइज करके निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये तो B तो पता चल गया ना हमें कि B अकर हो गया, तो हमारा सैंपल स्पेस ही आ गया, और इससे हमने यहां पे 3 हमारे फेवरेबल जो आउटकम है, जो A इवेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल क्या आएगा, ये एंड ये एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो हमारे पास कितने हैं 3 फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम इज 7, तो हम लोग उसको डिवाइड कर लिए 3/7, तो उससे हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर या तो यहां से निकाल लो या तो ये निकाल लो, ये आपको कंपेरेटिवली आपको हमेशा इजी पड़ेगा ये वाला मेथड, ये वाला। इसमें आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइज करना पड़ेगा और अलग से सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, तो वो आपको तकलीफ होगी। क्या ये इसके लिए मुझे ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, ये A और B भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता था A इंटरसेक्शन B क्या होगा, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, और B क्या बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा, ये सारे क्या एटलीस्ट 1 हेड के आएंगे यहां तक, और उसमें से एग्जैक्टली 2 हेड कौन कौन सा आएगा, ये और ये, बस। तो यहां पे एग्जैक्टली वाले का 3/8 आ गया, और टोटल क्या एटलीस्ट 1 का क्या आएगा 7/8।
एक और चीज मैं बताता हूं यहां पे आपको कि जब भी आपको यहां जैसे बी, अगर मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब हुआ, या तो वन हेड या तो टू हेड या तो थ्री हेड, यहां तीन ही बार टॉस कर रहे हैं, अगर जितनी बार टॉस करते तो वन एंड मोर देन वन आता है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस नो हेड, ये तो यही होगा ना, एटलीस्ट वन मतलब या तो एक हेड या तो टू हेड या तो थ्री हेड या तो फोर हेड या तो फाइव हेड। तो इसको क्या लिखेंगे कि वन माइनस नो हेड कर लेते हैं, वन क्या है हमारे पास टोटल, उसमें से माइनस नो हेड कर लूंगा तो हमारे पास सारे हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एटलीस्ट वन मतलब वन से ज्यादा की। तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, वन माइनस ये जो नो हेड है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें देखोगे किसमें नो हेड आ रहा है, बस एक ही आउटकम है जिसमें नो हेड आ रहा है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। तो 1/8 है तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 8 माइनस 1 इज 7 और ये क्या हो जाएगा 7/8। तो ये 7/8, यहां से भी P ऑफ B 7/8 आ रहा था और यहां से भी 7/8 आ रहा है। तो ये जब भी आप एटलीस्ट दिया हो तो ये आप यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड मतलब वन माइनस नो हेड, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड की जगह यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट में आपको अलग अलग चीजें हो सकती है। तो वन माइनस नो जो भी यहाँ पे गिवन हो वो लिख लेना, और उससे ये एग्जांपल हमने देख लिया है। सो अपने पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोलिंग टू डाइस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डाइस रोल कर रहे हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, यहां पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, अगर मैं दो डाइस रोल कर रहा हूं तो 1 1, या तो 1 आएगा फर्स्ट में और सेकंड में भी 1 आ जाए, और 1,2, या तो फर्स्ट में 1 एंड सेकंड में 2। सिमिलरली 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6, और 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। सिमिलरली ऐसा आएगा, कहां तक आएगा, वैसे 2 के साथ सारे आएंगे, 3 के साथ आएंगे, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो यहां पे लास्ट में 6,6 लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सैंपल स्पेस आ गया फॉर रोलिंग टू डाइस साइमल्टेनियसली। अब मैं इसमें एक, अगर मैं एक इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूं कि इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए बोल रहा है आपका कि बोथ द आउटकम्स ऑफ द डाइस आर ऑड। तो हमने क्या बोला, जो इसमें बोथ आउटकम्स क्या है, ऑड है इवेंट ए के लिए। तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसमें से सैंपल स्पेस, इसमें सेट क्या हो जाएगा, ए का सेट। इससे सैंपल स्पेस से देखेंगे कि कहां कहां पे बोथ ऑड आ रहा है। तो ये क्या है, 1,1 क्या है, बोथ आर ऑड, तो ये आ जाएगा 1 1। सिमिलरली और क्या आएगा, 1,3 ये आ जाएगा, और 1,5, और क्या आएंगे, 3,1 भी आएगा, 3,1 इसी के उल्टा भी आ जाएगा, 3,5 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, 3,5 भी आएगा। ओके, एंड और भी आएंगे क्या 3 के साथ, नहीं, 3 ही ऑड होते हैं, 1 3 5। यहां पे 5 के साथ 5 1, 5 3 एंड 5 5। तो हमारे पास ये ए का सेट आ गया, ये सेट ऑफ ए है। देन यहां पे नेक्स्ट क्या आएगा, अगर मैं यहां पे लिखूंगा बी में कोई इवेंट डिफाइन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं सम, इसका इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू 7। अगर मैं सम इक्वल टू 7 यहां पे बोल रहा हूं, बी इज ए इवेंट दैट इज सम इक्वल टू गेटिंग सम इक्वल टू 7 ऑन रोलिंग टू डाइस। तो यहां पे बी का सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सम 7 कब कब आएगा, कब कब आएगा 7 सम, एक तो
अगर मैं 1 से शुरुआत करूं, अगर मैं यहां पे 1 लेता हूं तो क्या मैं ऐड करने से मेरे पास 7 आएगा? 6, यहां पे 1 6, तो यहां पे 6 1 भी होगा आपके पास अगर 1 6 है तो। सिमिलरली नेक्स्ट 2 5, तो यहां पे 5 2 भी आएगा। और 3 4, 4 और 3 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आता है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और भी 7 आएगा क्या ऐड करने से? नहीं, और नहीं आएगा। तो हमारे पास ये एक सेट हो गया जो सैंपल स्पेस का सेट है। ये ए हमने एक इवेंट डिफाइन किया है और ये बी इवेंट डिफाइन किया है, ये दोनों ही इसी के ही सबसेट हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, तो क्या आएगा आपका? यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, यही आएगा आपका फॉर्मूला, यही तो बनेगा। अगर मैं यहां पे ए और बी में कॉमन देखूं तो कौन कौन से कॉमन आएंगे बताइए? ए और बी इंटरसेक्शन है, तो इसमें से कौन सा ये दो आउट जो आ रहा है 1 6 दो आपके डाइस फेस में सामने आ रहे हैं वो इसमें भी हैं। अब देखो क्या 1 6 है क्या? नहीं है। 6 1 भी नहीं है। 2 5 भी नहीं है। ये क्या था? ऑड। बोथ ऑड किसमें है? इसमें ये वाला आएगा 2 5 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। हमने क्या लिया है? सम 7 लिया था ना, तो इसलिए नहीं आ रहा है। क्यों? सम 7 कब आएगा? जब आप दो ऑड को ऐड करोगे तो वैसे ही सम 7 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 भी क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर को आप ऐड करते हो तो क्या आता है? हमेशा वो इवन आता है। तो एक काम करते हैं, यहां हम लोग इसको ना 8 ले लेते हैं। 8 ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर 8 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 6 2, और क्या हो जाएगा? 3 5 5 3 और 4 4 एंड और नहीं, बस इतने ही रहेंगे। ये हो गए। तो अब देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन आपके पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। दो आपको यहां पे ये दिख रहे हैं, ये और ये कॉमन है। ये क्या है? ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैं सेट लिखूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? 3 5 एंड 5 3। तो यहां पे से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी आएगी, इसका फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास? 3 5 एंड 5 3, दैट इज 2। तो 2 अपॉन 36, ये टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 36। और यहां पे पी ऑफ ए क्या होगा? ये ए क्या होगा? पी ऑफ ए, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये कितना हो जाएगा? 36 कैंसिल, 2 अपॉन 9 इज द आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का, 2 अपॉन 9। क्लियर है? यहां से ये आ गया। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं यहां पे P ऑफ A बाय बी निकालूंगा तो क्या आएगा बताइए? P ऑफ A बाय बी, इसका क्या मतलब होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो कॉमन ही रहेगा, अपॉन P ऑफ B हो जाएगा। अब मैं यहां से A इंटरसेक्शन B का कॉमन क्या है? 3 5 और 5 3, ये तो सेम ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये तो आपका सेम ही आएगा, 2 अपॉन 36। और इसकी वैल्यू P ऑफ B, ये कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 अपॉन 36। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 5। ओके, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 5। हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इससे हमारा आंसर आ गया। हमने क्वेश्चन क्या बोला था? रोलिंग 2 डाइस। दो हमने इवेंट डिफाइन किए थे, एक में आपका सम आपका नहीं, सारे दोनों आउटकम्स ऑड आ रहे थे, एक में आपका सम 8 आ रहा था। उसके बाद हमने P B बाय A, मतलब व्हेन B का प्रोबेबिलिटी चाहिए था व्हेन A हैज अकर्ड, और ये हमने A की प्रोबेबिलिटी निकाली व्हेन B हैज अकर्ड। तो यहां से हमें ये आ गया। तो आप देखना, एक काम करते हैं, हम आप ना इसको इधर लेके आओ,
इसको इधर लेके आओ, तो यहां पे अगर मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालूंगा का फॉर्मूला यहां पे क्या आ जाएगा, P ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A बाय B। और ये इक्वल किसके होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो क्या आ जाएगा, P ऑफ A मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही होगा, नहीं गलत, यहां पे B बाय A आएगा, यहां पे B अपॉन A आ जाएगा। सो अगर हम लोग यहां पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालने को अगर निकालना हुआ तब कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन ये इन दोनों को, अगर कभी ये आपको गिवन हो और ये आपको निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। P ऑफ B कितना था हमारे पास, P ऑफ B कितना था, ये तो 5/3 था, ये 5/3 था, 36 था, मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ A बाय B, A बाय B कितना आ रहा है आपका, A बाय B इज 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू P ऑफ A क्या है आपका 2/9, ये वाली लिख रहा हूं मैं 2/9, और ये P ऑफ B कितना होगा आपका, नहीं यार P ऑफ A कितना था आपका 9/36 था ना, और ये P ऑफ B बाय A क्या है आपका 2/9 है। तो यहां से देखना ये किसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों में ही सेम ही आएगी वैल्यू ना, क्यों, क्योंकि इक्वल है, यहां हमने फॉर्मूला में ही लिखा था इक्वल है, तो यहां तो वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। तो यहां से तो 9 कैंसिल हो गया, यहां से 5 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/36। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 2/36, और ये यहां भी आपका 2/36 P ऑफ A इंटरसेक्शन B, हमने यहां से भी वही निकाला था, तो यहां से भी वही आ रहा है। ओके, ये हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ये A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ A बाय B। अगर मैं यहां पे एक और चीज आपसे डिस्कस करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड, सो यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में और क्लैरिटी मिलेगी, कैसे, जैसे कि अगर मैं बोलूं A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A एंड B आर इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट होंगे A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ पासिंग इन मैथ्स, अगर मैथ्स में आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 या फिर 3/5 है, मान लेते हैं कि मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, और केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 4/5 है, तो क्या ये दोनों इवेंट एक दूसरे से लिंक रखते हैं, क्या ये इवेंट इस इवेंट पे कभी डिपेंड करेगा, क्या मैथ्स में आपकी पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी और केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये एक दूसरे से पे कभी डिपेंड करेंगी, क्या ये एक दूसरे से कभी भी डिपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि मैथ्स से पास होने के लिए आपको अलग से मैथ्स का सिलेबस पढ़ना है, मैथ्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पहले से 3/5 है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसमें आपको केमिस्ट्री का कोई पार्ट नहीं होगा, कि इस इवेंट का कोई पार्ट नहीं होगा कि उसका केमिस्ट्री का पेपर आपका कैसा गया है या केमिस्ट्री में आप कैसे पढ़ रहे हैं, उससे आपका मैथ्स में आपके पासिंग का जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं उससे आपका एम में मतलब मैथ्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर मैथ्स में आप कैसे कर रहे हैं मैथ्स के सेक्शन में, तो उससे आपका ये कभी भी डिसाइड नहीं होगा कि आप केमिस्ट्री में पास होंगे या नहीं। तो ये बोथ दिस इवेंट्स आर क्या है, ये बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बोथ दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं एम और सी का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। सो यहां पे हमने एक इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों क्या है, बोथ आर दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल उससे समझने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट को। तो मान लेते हैं कि मेरे पास
H प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है हमारे पास 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना है हमारे पास 1/2 है। अगर कॉइन टॉस करते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि मैं कॉइन 2 बार टॉस कर रहा हूं, 2 बार टॉस कर रहा हूं और एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं ना, फर्स्ट मैंने टॉस किया एक कॉइन और मैं वापस से उसको टॉस कर रहा हूं, या फिर आप दूसरा कॉइन भी ले सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट टाइम, और हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि बोथ एक्सपेरिमेंट में हमारे पास हेड ही आ रहा है, हेड ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम में भी हेड आ रहा है एंड सेकेंड टाइम में भी हमारे पास हेड ही आ रहा है। अब हमारे पास बोथ हेड आ रहा है, तो उसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, H1 इंटरसेक्शन H2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉमन जिसमें बोथ हेड आए, तो वो क्या होगा, P ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 निकालेंगे। तो हमने फॉर्मूला देखा था, इससे क्या फॉर्मूला देखा, ये यहां क्या हो रहा है, P ऑफ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ H1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ H2, मतलब ये P ऑफ H1 क्या है, गेटिंग हेड एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब पहली बार हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास हेड आ रहा है, और P ऑफ H2 क्या है, जब सेकेंड टाइम हम टॉस कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास हेड आ रहा है। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन P ऑफ H2 व्हेन P ऑफ H1 occurs, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो यहां से P ऑफ H1 कितना है हमारे पास, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम में कितनी है, दैट इज 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकेंड टाइम वो कितनी है 1/2, वो भी तो 1/2 ही है, तो वो भी क्या होगी 1/2। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा क्या कि आपका पहले में आपका क्या आया है, ये अगर फर्स्ट टाइम में आपका हेड आया है या टेल आया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कि आपका सेकेंड टाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हेड आएगा टेल, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर क्या डिपेंड कर रहा है क्या, जो H1 क्या डिपेंड कर रहा है, H2 सेकेंड टाइम में आपका हेड आ रहा है, वो क्या डिपेंड कर रहा है कि आपका फर्स्ट टाइम में कॉइन किस साइड फ्लिप है, ये तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा। इसीलिए हम लोग ये P ऑफ H2 अपॉन H1 भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 ही रहेगी। यहां पे अगर टेल भी आया होता तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। H1 एंड H2 बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, फर्स्ट टाइम में हेड आ रहा है और सेकेंड टाइम में हेड आ रहा है, इसमें कोई आपका डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसमें। अगर फर्स्ट में टेल आए तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आ रहा है आपका। H2 अगर बाय H1 कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या बोलेंगे, H1 एंड H2 आर बोथ दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग ही एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ही अलग है, वो इवेंट एक्सपेरिमेंट ही अलग है। कॉइन को हम लोग एक और बार टॉस कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस अलग होगा। जो फर्स्ट वाले के लिए सैंपल स्पेस है, फर्स्ट वाले का सैंपल स्पेस क्या होगा, H1 और T1। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए H2 T2। अगर जो दूसरा कॉइन है उसका सैंपल स्पेस अलग होगा ना, तो दो ऐसे इवेंट्स जो इसमें, तो इसीलिए हम लोग यहां पे जब भी आपका, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इसमें ये जो फॉर्मूला है ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होगा, P ऑफ आपका A बाय B इक्वल टू P ऑफ A ही होगा इन केस A and B are independent events। अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो ये आपका P बाय A बाय B इज इक्वल टू P बाय A। यहां पे P बाय H2 बाय H1 लिखने की जगह अगर मैं P ऑफ H2 लिखता तो भी मेरा सेम ही आंसर आता, सेम ही आता। तो ये A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, तो P ऑफ A व्हेन B हैज बीन अकर्ड, यहां पे ये चेंज क्यों आ रहा था, ये P ऑफ A बाय B में इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, P ऑफ A बाय B इज इक्वल टू 2/5, और P ऑफ A क्या था हमारा, क्या था कि ऑल बोथ दी फेसेस ऑफ द डाइस आर ऑड। तो उसके लिए ऑड में मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या थे, 9 थे,
तो आनी क्या चाहिए थी P ऑफ A, अगर सिर्फ मैं P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी निकालता तो 9/36 आती P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहां पे A और B क्या डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे ऊपर, इसलिए P बाय A बाय B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू P बाय A आ रहा है। यहां पे 2/5 आ रहा है और यहां पे 9/36, ये दोनों इक्वल तो है नहीं। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये डिपेंडेंट है। जब B अकर हो गया तो P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी उसमें चेंज आएगा कुछ ना कुछ, यहां पे लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा था। इसीलिए जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो जो B अकर हो चुका है या नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जब हम लोग A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लिए P बाय A बाय B इक्वल टू क्या होगा? P ऑफ A। तो यहां से आप देखोगे कि अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? व्हेन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ B मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ A। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे व्हेन दीज टू आर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो। ओके